वंदे मातरम। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान आज बेहद अहम विषय पर संसद में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यह चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से यह चर्चा शुरू हुई। वंदे मातरम जो हमारे लिए एक शब्द नहीं है बल्कि हमारी भावना है, हमारा स्वाभिमान है और हमारी चेतना है, संघर्ष है और आजादी की लड़ाई के दौरान संघर्ष का उद्घोष वंदे मातरम। और उस वंदे मातरम पर 150 साल पूरे होने पर आज संसद में इसकी विषय वस्तु को लेकर, इसकी महानता को लेकर आज चर्चा भी हुई। 150 साल पहले वंदे मातरम और आज 150 साल के बाद वंदे मातरम के महत्व, उसकी पहचान को लेकर इस दौरान संसद में एक क्षण ऐसा भी आया जिसने इतिहास, पहचान और राजनीति तीनों को एक साथ झकझोर दिया। जब प्रधानमंत्री सदन में चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत की रग रग में वंदे मातरम बसता है। पीएम ने केवल एक गीत का उल्लेख नहीं किया बल्कि उस विरासत को आवाज दी जिसे अक्सर विस्मृत कर दिया गया। उनका यह संदेश सीधे पूर्व दशकों की राजनीति की तरफ भी था। उन्होंने संकेत दिया उस दौर की ओर जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में बहुत कुछ तय हुआ, सीमाएं, नियत और राष्ट्रीय सीमांकन, लेकिन उन निर्णयों के बीच कुछ ऐसा खो गया जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में चर्चा की और आरोप भी लगाया कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाया। हमारी सांस्कृतिक आत्मा, हमारी सामूहिक भावना। पीएम मोदी का कहना था कि अब और नहीं, उनके अनुसार वंदे मातरम सिर्फ कोई गीत नहीं बल्कि हमारी रग रग है जिसे किसी राजनीतिक गेम से नहीं बांधा जा सकता। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने वंदे मातरम के कुछ अंश को लेकर आपत्ति भी जताई थी और उन्होंने उसको कोट भी किया है कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है और मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। ये चिट्ठी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी अक्टूबर 1937 में, जब जिन्ना ने इसको लेकर विरोध किया था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और फिर इसका जिक्र उन्होंने ये भी किया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में जो होने वाली थी, उस कोलकाता की बैठक में भी ये कहा गया था कि वंदे मातरम की समीक्षा की जाएगी और फिर आरोप लगाया कि उसके बाद सरकार झुक गई, समझौता वंदे मातरम पर कर ली और उसके कुछ अंश को हटा दिया गया। ये एक आरोप था। गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि गांधी ने भी इसके बारे में, इसकी महत्ता के बारे में बताया कि किस तरह से वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि लोगों की आत्मा बन चुका है। ये भी उन्होंने कहा। तो आज इसी को लेकर संसद में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया गया कि ये राजनीति है और राजनीति यानी कि सिर्फ वोट के लिए ये सब कुछ सरकार की तरफ से किया जाता है। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं कि क्या ये एक वोट बंधन है, क्या ये केवल कांग्रेस पर आरोप है या फिर एक प्रस्ताव है कि अब देश अपनी आत्मा वापस ले। सवाल यह भी कि वंदे मातरम सिर्फ भावनात्मक उद्घोष है या राजनीति का नया हथियार। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं चर्चा में आज प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्योंकि उसी के आधार पर अपने मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए
तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एकी सूत्रे बांधी आछी सोहस्टोटी मौन, एक ही कार्य सौंपी आछी सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी कालखंड में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वो लंदन का इंडिया हाउस, वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत, और वहां ये गीत बार बार गूंजता था। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय ओपिनियन, तो रग रग में वंदे मातरम, और इसी को लेकर आज चर्चा हुई, और चर्चा लोकसभा में और फिर इसके बाद राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी है। तो संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा। सवाल यह है कि क्या ये वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। वंदे मातरम के कुछ अंश जो उस समय हटाए गए थे, उसको लेकर सरकार या सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की बात हम करें तो इन लोगों का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको हटवाया था, और तब की कांग्रेस, जब उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे, उस दौरान समझौता कर लिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था और फिर उस विरोध को कांग्रेस ने स्वीकार किया और वंदे मातरम से उस हिस्से को हटाया गया। अब 150 साल के बाद एक बार फिर से उसको लेकर चर्चा शुरू हुई है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चर्चा हो रही है उसका मतलब क्या। हमारे साथ खास पैनल है। अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शाकिर अली साहब हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शाकिर अली साहब। और डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, और उस लिहाज से भी जरा इस विषय को वो समझाएंगे कि आज इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि संसद में इसकी चर्चा हो रही है। और संसद से जब चर्चा खत्म होगी तो जाहिर सी बात है कि चर्चा सड़क पर आएगी और एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत आज शाकिर अली साहब आप ही से। वंदे मातरम पर चर्चा उसके 150 साल पर होनी चाहिए। शाकिर साहब।
सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को और सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, सुबह से ये कौतूहल पूरे देश में मचा है कि जिस पार्टी का ना देशभक्ति से लेना देना, ना देश की आज़ादी से लेना देना, ना आज के वक्त में देश की जनता से लेना देना, ना देश के किसी भी गरीब तबके के लोग, SC ST माइनॉरिटी, इनसे नफ़रत पैदा करना, आपस में भाई से भाई को लड़ाने वाले, ये किस 150 साल पुरानी बात लेके आ रहा है और उसमें बुरा क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा चर्चा करना क्या चाह रहे हैं। इन्हें बात करना है तो 150 साल आगे की बात करेंगे, 150 साल पीछे की बात करेंगे। वर्तमान के मुद्दे पे तो बात ही नहीं करना चाहते। अपोजिशन को तो ये चाहते ही नहीं कि देश में रहे। इनके हिसाब से तो कोई सवाल ना करे, उल्टे सीधे तथ्यों को ला करके, गड़े हुए मुर्दे को निकाल करके, कभी ज़मीन से मूर्ति निकाल देना, कभी देशभक्ति का पाठ पर। हालांकि देश की आज़ादी में इनका योगदान रहा है, मैं इससे कभी गुरेज नहीं करता हूं, लेकिन वो योगदान इनका मुखबिरों के रूप में रहा है। अपने आप माफी वीरों को वीर बना लिया गया। इनके हमारे तो बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है भाई। हम तो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, हमें पता है कुर्बानी का मतलब क्या होता है। ये खून तो पसंद करते हैं, लेकिन आज़ादी के लिए नहीं। आज़ादी के बाद देश में भाईचारे की खून बहाना, देश में इंसानियत का खून बहाना, ये इनका परंपरा है। आज तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बड़े अच्छे से कहा कि भाषण बड़ी अच्छी थी। भाषण देने के लिए भाजपा के लोग जाने जाते हैं, अधिकतर उसमें कविवर पाए जाएंगे, उसमें निर्देशित करके स्क्रिप्टेड बात करने लोग आते हैं, जैसे तोता बैठाया जाता है। अभी हमारे भाई बैठे, न जाने इनसे तो पहली मुलाकात है हमारी, ये किस तरह की बात सीख के आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि देशभक्ति, आस्था, किसे पूजें किसे ना पूजें, ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, इसे राजनीतिक लोग ना सिखाएं। 150 साल वंदे मातरम, 150 साल पहले वंदे मातरम पर चर्चा भाई इनका जन्म नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, इनका जन्म नहीं हुआ। उस समय की बात करते हैं, इनके अपने जो जन्म उस समय नहीं हुआ, वो भी तो आज वंदे मातरम इनके अपने जो भी तो करते हैं, इनके जो मैं बता दूं, इनके अपने जो पूर्वज हैं, जो इनके बैकबोन हैं, इनके अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया। ये एकरंगे की बात करते हैं। वंदे मातरम करके इन्हें सिर्फ बंगाल के चुनाव को प्रभावित करना है। अगर इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करी है तो इन्हें यह भी कहना चाहिए था, बांग्ला सीख के तो आ गए थे, इन्हें कहना चाहिए था, जोदी तुम्हार डाक सुनने के वो ना आशे तो अब एकला चलो रे। कौरव सेना कितनी भी बड़ी हो जाए, वो पांडवों को पराजित नहीं कर सकती है। ठीक है अमित तिवारी जी, अब आप इनका जवाब दीजिए। लेकिन एक आरोप लगातार आप लोगों के ऊपर लगता है, और इस क्रम में भी लगा कि शाकिर साहब ने भी लगाया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान आप लोग थे ही नहीं, और आप लोग उस दौर की बात करते हैं। आनंद जी, आज जब हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, तो मैं स्वतंत्रता संग्राम में उन सभी समस्त वीरों को नमन करते हुए, बंगाल की पवित्र भूमि को नमन करते हुए और बंकिम बाबू को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब अपनी बात शुरू की, उन्होंने कह दिया, अपनी जात का परिचय उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जमीन से मूर्तियां निकाल देते हैं। वो किस संदर्भ का जिक्र कर रहे थे ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उस पर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इन्होंने अपने वो क्या है उसका परिचय उन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही। मैं हिंदुस्तानी हूं, आपको क्लियर कर दूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और पूरा विश्व को मैं कहना चाहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं। आप अपने लिए क्लियर नहीं, मैं आपको, और अगर आप मूर्ति की बात करें, मैं वेद भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं वेद भी पढ़ाऊंगा, वेद में क्या लिखा हुआ है। फिर आपके पास अपनी बात पूरी कर लीजिए। डिस्टर्ब नहीं किया, वरना अगर फिर आपकी बारी आएगी। नहीं जी, आप अपनी बात नहीं आप कहें, लेकिन ठीक है शाकिर साहब, एक राउंड हो जाए उसके बाद फिर। हाँ जी, देखिए आनंद जी, एक बात चर्चा में संसद में बहुत निकल कर आई और मैं भी उसको दोहराना चाहता हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अनुराग ठाकुर जी ने कहा, विपक्ष के गौरव गोगोई जी ने कहा, इन सब का भाव एक ही था कि वंदे मातरम जो है केवल एक गीत नहीं है, वो बल्कि एक बलिदान का स्वर है, जन जन का एक नारा बन गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और इसी तरीके से जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और जब 1937 का जो अधिवेशन आता है लखनऊ का, जब जिन्ना के द्वारा इसका विरोध किया गया और नेहरू जी ने जो उस समय घुटने टेके जिन्ना के सामने, और वो घुटने टेके, तब तक घुटने टेकने की आदत उनकी तब तक नहीं गई जब तक देश का बंटवारा नहीं हो गया, जब तक कश्मीर का मुद्दा उलझ नहीं गया, जब तक कश्मीर को ये यूएन में लेकर नहीं चले गए। तो ये घुटने टेकने की जो आदत है ये इनकी तब से बनी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े किए, उसी तरीके से उन्होंने देश के टुकड़े किए। और आज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अगर कोई खड़ा होने का काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, अन्य कोई दल आपको इसमें नहीं दिखता हुआ पाया जाएगा। ये तो आतंकवादियों के मरने पर रोने लगते हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से बाटला हाउस कांड में किस तरीके से सोनिया गांधी फूट फूट कर रोने लगी थी। तो क्या आपको लगता है कि कभी भी कांग्रेस ने सम्मानजनक स्थान नहीं दिया वंदे मातरम को?
बिल्कुल नहीं दिया। अगर दिया होता तो क्या हम आज इस चीज की चर्चा कर रहे होते कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया देश के लिए? देश को गर्त में डालने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन गांधी इन जी लोग तो का ये स्वयं भी कह कहना रहे है ना थे। कि हम लोग गांधी जी वर्तमान ने- पे नहीं बात करके हम भूत की बात करते हैं और फिर एक लंबे भविष्य की बात करने लगते हैं। आप 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर नेहरू जी के दौर की 1937 की बात करने लगते हैं। उसकी आज जरूरत क्या है? जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखा जाए। हुआ सो हुआ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही आनंद जी। हुआ सो हुआ ये कहा था इनके इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा था हुआ सो हुआ। ये किस चीज पर कहा था? 84 के दंगों पर कहा था हुआ सो हुआ। तो ये हुआ सो हुआ, ये चलता है टाइप जो प्रवृत्ति है ना, ये कांग्रेस पार्टी की चलती आ रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो देश जो व्यक्ति अपने इतिहास को भुला देता है, आने वाला समय उसको भी भुला देता है। वो आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाता है उसको भी कहीं जगह नहीं मिलती है। तो अपने इतिहास को याद रखना, अपने इतिहास को संजो के रखना, अपनी विरासत को संजो के रखना, इसी से तो हमारी भारत भूमि की सैकड़ों साल से कितनी सिविलाइजेशन तबाह हो गई, आई और चली गई। लेकिन अगर भारत आज भी जीवंत राष्ट्र बना हुआ है तो वो इसीलिए क्योंकि हम अपने विरासत को संजो कर रखते हैं, हम अपने इतिहास को याद करते हैं। हाँ, किसी से प्रतिशोध नहीं, लेकिन उसको भुलाना भी नहीं है। जी आनंद जी। शाकिर जी और इसका जवाब इसी- शाकिर जी आप जवाब दीजिए, तो फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊँ। नहीं, तिवारी साहब वही जो उम्मीद करते थे वही कर लच्छेदार बात करके निकलना चाह रहे थे। इतिहास की बात करते हो, इतिहास के पन्ने में एक लाइन इनके पार्टी के द्वारा, इनके पूर्वजों के द्वारा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये इतिहास की बात, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो पूरी की पूरी पार्टी हत्यारी हो जाएगी। क्या बापू की हत्यारे कहूंगा इन्हें अच्छा लगेगा? इन्होंने हत्या नहीं की बापू की, इनके पास जवाब नहीं होगा। ना स्वतंत्रता संग्राम में रहे कभी। आज इनसे अगर बात करें चुनाव का, एसआईआर की बात नहीं करेंगे। पूरे देश की जनता आज अपने अडानी अपने मालिक को कमाई करने के लिए सर्टिफिकेशन की बात कर दी। पूरे देश को पता चल चुका है। ये बात करने आए हैं इतिहास की। इतिहास है इनका? मैं बार बार इनसे पूछूं क्या इतिहास है इनका? आज से कुछ साल पहले तो हमने जबरदस्ती इनके मुख्यालय पे तिरंगा लहराना सिखाया। एक रंगे की बात करते हैं, वो तिरंगे की बात, इस देश के धरोहर की बात कैसे कर सकते हैं? इनके ऊपर शोभा नहीं देता है। ये घुटने टेकने की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऐसी बात करते हैं, उनसे सीखने का चीज है वो। उनसे सीखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार मैं निवेदन करता हूं, उनसे सीखें। उस चिट्ठी का जिक्र किया गया, आपको मैं बताऊं, उस चिट्ठी का जिक्र किया गया और उसमें यह कहा गया कि वो सेंटेंस है कि सम पैराग्राफ इरिटेट्स मुस्लिम। ये नेहरू जी ने लिखा था। 200% मैंने पहले भी कहा कि किसी भी धर्म का, ये हमारे भारत का संविधान की यही तो खूबसूरती है, किसी को भी किसी के आस्था को सिखाने की और थोपने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां वंदे मातरम करते हैं, जो जहां सर झुकाते हैं वो झुकाए। सर झुकाने से देशभक्ति अगर होता तो दिन में 5 बार हर मुसलमान सर झुकाता है धरती पे। आप सर झुकाने वालों में नहीं है, आप सर काटने वालों में। आपका इतिहास गवाह है। आप दंगाई हैं, आप आदमखोर लोग हैं। आप क्या बात करेंगे? नहीं, ये सब क्या? नहीं, और मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू की, नहीं मैं बता दूंगा ना, मैं गिनती करा दूंगा। नेहरू जी ने ये बात कही थी तो यही कि अगर कहीं पर भी हिंदू देवी देवताओं का नाम आएगा तो वहां पर अलग हो जाए, उसको हटा दिया जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि तुष्टीकरण की नीति जो है, जो आरोप बीजेपी या विपक्ष आज का लगा रहा है, आपके जो विपक्ष हैं वो, कि तुष्टीकरण की नीति आज जो आप लोगों की है वो नेहरू के दौर से है। यही आरोप लगाया जा रहा है और इतिहास के तथ्यों के साथ। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि 13 साल पहले भी यही भारत था, इसी ब्रह्मांड में था, यही राम जी पूजे जाते थे, यही जिनके जो अष्ट हैं, जिनका जो पूजा करने वाले हैं, जिनके जहां आस्था है, उनको भी काल्पनिक कह दिया गया। भाई किसने व्यक्तिगत तौर पे क्या कहा वो सेकेंडरी है। लेकिन किसी जो मिनिस्टर, जो यूपीए की सरकार में मंत्री थे, सीनियर एडवोकेट हैं, वो केस लड़ रहे थे और उन्होंने काल्पनिक बताया सुप्रीम कोर्ट में। आप अगर यूपीए सरकार की और अभी की एनडीए सरकार की बात करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी जी बड़े चाहते थे, उन्होंने कहा कि गौ हत्या देश में बंद होनी चाहिए, उन्हें कैबिनेट से निकाल दिया गया। और किरण रिजिजू जी माननीय प्रधानमंत्री के पीछे बैठते हैं, उन्होंने कहा आई ईट बीफ, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना के रखा गया, कैबिनेट में रखा गया। हर कोई अपना दोगली बात करते हैं, स्थिति में रहता है, दोगली बात करते हैं। मैं आज भी कहता हूं पूरे भारत में बीफ स्लॉटरिंग क्यों नहीं बंद करते हैं? यानी कि हर कोई अपने पिक एंड चूज में रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस की तो बात ही नहीं, अभी तो सरकार में ही नहीं है।
नहीं, हम जब- तो अभी जब सरकार थी- में ही नहीं है। नहीं। हम जब सरकार में होते हैं उसी तो हिसाब से गुलदस्ते की मुद्दे बात आप लोग करते उठाते हैं, हैं। खैर, हम से एक चलिए। रंगे की बात कभी ठीक है। नहीं करते हैं। सौरभ जी, ये एक चर्चा की शुरुआत हुई लोकसभा में, इस पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। 150 साल वंदे मातरम के चर्चा को आप मानते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, जो हमारी आत्मा है? प्रधानमंत्री ने कहा कि रग रग में है वंदे मातरम। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने गंभीर विषय को आज हम लोग के बीच में रखा, और हमारे सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार मेरे तरफ से। आज का जो विषय, हम दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे, पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे थे, क्योंकि विषय बहुत ही गंभीर है और इसकी चर्चा 150 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में होना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसके इतिहास को देखते हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा यहाँ पे। भारत के राष्ट्रवाद की पूरी यात्रा में किसी एक वाक्य ने सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा है, तो वो है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम और यदि राष्ट्रीय गीत की बात करते तो दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, न ही केवल साहित्य का अर्थ, यह वह भाव है जिसने गुलाम भारत को आत्मविश्वास दिया। क्योंकि 1857 में जब पहली स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूकी गई थी, उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। यह पुकार है जिन लाखों युवाओं के दिल में जोश जगाया, यह वह चेतना है जिसके सहारे भारत ने विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया है। लेकिन वंदे मातरम का इतिहास सिर्फ उत्साह और भक्ति से भरा नहीं है, यह जटिल भी है, विवादित भी है, प्रेरणादायक भी है। इसके पीछे 150 वर्ष की लंबी कहानी है। कभी लाठीचार्ज के बीच गाया गया गीत, कभी क्रांतिकारियों की शपथ का हिस्सा, कभी अदालतों में बहस का विषय, कभी राजनीति के मंचों पर तूफान खड़ा कर देने वाला नारा। इसलिए इस रचना को समझना, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी भावात्मक गूंज को समझाना आवश्यक है। और इसलिए 150 वर्ष पूरे होने पे वंदे मातरम को हर जगह सेलिब्रेट करना भी चाहिए, और उत्साह के साथ जो 21वीं सदी का भारत है, जो विकसित भारत की तरफ जा रहा है, तो इसको लेके गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। और इतिहास को समझने का हक सबको है, क्योंकि इतिहास को हम यदि नहीं समझेंगे तो हम भविष्य को साकार नहीं सकते हैं। अभी हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे यहाँ पे, लेकिन इतिहास के गर्भ में ही भविष्य छिपा होता है। यदि किसी ने गलती की है तो उसमें सुधार भी की जाएगी, क्योंकि सुधार नहीं होगा तो हम आने वाले भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय की गंभीरता भी है, और इस गंभीरता को लेके आगे भी चलना चाहिए। ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था और जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, और इसी को लेकर आज चर्चा भी हर जगह ये हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम का एक हिस्सा हटवाया था जिन्ना के विरोध के बाद। अब इसी को लेकर फिर महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। जरा वो सुन लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था, उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है।
इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता,
और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो भाषण दिया उसमें ये जो अंश है और यही अंश जिस पर चर्चा शुरू हो गई और इसी पर कांग्रेस को आपत्ति है। इस चर्चा में भी आज भी जो हम डिबेट कर रहे हैं उसमें शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि क्यों 150 साल पहले की बात हो रही है, क्यों जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, उसकी ज़रूरत क्या है जो उस समय की बात थी। अब आगे हम बढ़ें। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति है। चर्चा हम कर रहे हैं इसी को लेकर और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, शाकिर अली साहब हैं, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो बोल ही दिए थे कि नहीं ले। चर्चा हम कर रहे हैं रग रग में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ और उसमें जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा मामला है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पहली बार वंदे मातरम पर लेकर सवाल उठाया था। 1923 के अधिवेशन में विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गाया था और यहीं से विरोध दर्ज किया था। मौलाना जौहर ने इसे रोकने की कोशिश की थी और विवाद यहीं से शुरू हुआ और फिर 1905 में ब्रिटिश हुकूमत ने वंदे मातरम पर बैन लगाया। उसका जो हिस्सा कुछ था जिसकी चर्चा आज हो रही है, उस हिस्से को हटाया गया जिस पर जिन्ना ने आपत्ति जताई थी और फिर आरोप ये लग रहा है कि नेहरू जी ने उसे हटा दिया था, एक समझौता कर लिया था। अब सवाल ये है कि उस समय भी तुष्टीकरण आरोप ये कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का, और आज के दौर में भी तुष्टीकरण, यानी कि नेतृत्व बदला, चेहरे बदले, लेकिन नीति वही रही। शाकिर साहब, देखिए, मैं बार बार कहना चाहूँगा, शुरू में ही मैंने कहा कि आखिर इन्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। न तो देश आज ईश्वर कृपा से इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतिहास पर, इतिहास हम तो पढ़ते हैं ना, इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, मेडिवल पढ़ाया जाता है, मॉडर्न पढ़ाया जाता है। वंडरफुल, आप बिल्कुल सही दिशा में आ गए क्योंकि आपको जानकारी ज़्यादा है। और अभी मैं बता दूं कि ये सरकार सिर्फ यही कर रही है। मेडिवल हिस्ट्री इन्होंने उड़ा के रख दिया, इन्होंने कई सारा सिलेबस हटा के रख दिया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना इनका हिडन एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारा एजेंडा हिडन और ओपन दोनों है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसमें अगर देवी देवता का जिक्र अगर आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने किया तो उससे फिर वही चीज कि जब हम सब रंग की बात करते हैं तो उसमें उस रंग पर विरोध क्यों, आपत्ति क्यों? मैं बता दूं, इनसे पूछे विरोध किया किसने, विरोध करता कौन है? नेहरू जी का दस्तावेज के लिए लिख रहे हैं। आज तक तो देखिए, नेहरू जी का दस्तावेज अभी तक शीतकालीन सत्र में इन्होंने कहा विपक्ष विरोध कर रहा है, हाउस चलने नहीं दे रहा है। आज हाउस कैसे चल गया भाई? आज ये हिडन एजेंडा लेके आए जिसमें देश की ना प्रगति है, ना डेवलपमेंट है, ना एजुकेशन है। इतिहास की बात कर रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट तो आज तक इन्होंने दिखाया नहीं। परिवार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अपना घर परिवार नहीं है। अरे भाई, देश को छुटकारा चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही है कि नेहरू ने चिट्ठी नहीं लिखी थी, नेहरू ने इस तरह का जिक्र, इस तरह की बात नहीं की थी? ये कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है? मैं आपको वो पूछ रहे हैं, वो सामने अगर रख रहे हैं, ये अगर क्या वो दस्तावेज सही है या वो गलत है? इनको बड़ा देश का दर्द है, देश को आजादी कितने मुश्किल से, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। देश में सभी धर्मों को मिला जुला के आजादी दी गई। ये सिर्फ कविवर है ना,
गाना, कविता, बस इन चीजों में ही खो जाएंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे नाचने वाले, गाने वाले, हीरोइन ले आएंगे। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, नहीं उस तरह की नहीं, टेस्ट है लोगों को भड़काना। अब उसको देखिएगा तो आपके यहाँ भी तो हीरो नहीं हीरो की परंपरा की शुरुआत तो आपके यहाँ से ही हुई ना। अमिताभ बच्चन आए थे ना, अमिताभ बच्चन आए थे ना। अमिताभ बच्चन कहीं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। नहीं वो आए नहीं। देखिए अब उस तरफ हम लोग न जाएं, इतनी गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप उधर आप इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय को गंभीर बनाया जा रहा है बेवजह का। नहीं बेवजह हम ये कह रहे नहीं हैं, है, ये देश को आजादी मिल गई, ये भारतीय जनता पार्टी दिलाया। भारतीय जनता पार्टी अमित जी जो आपसे पूछेंगे, जो आप पर आरोप लगाएंगे वो अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने नेहरू जी का जिक्र किया, कुछ दस्तावेज उन्होंने सदन के अंदर रखा, तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कह रही है कि ये जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज गलत हैं, जाली हैं, उसका कोई मतलब नहीं, नेहरू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये कहने की बात क्यों नहीं कह रही, हिम्मत क्यों नहीं? मैं आपको ये बता दूं, राजा राम के पिताजी का नाम दशरथ था। उन्होंने अगर कहीं कमिटमेंट किया कैकेयी से और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है बाद में, तो दशरथ को बुरा नहीं कह सकते आप, प्रभु राम के पिता को बुरा नहीं कह सकते आप। इतिहास के एक लाइन कहीं से ढूंढ के ले आए, आप कभी इमरजेंसी पे बात करते हैं, कभी किसी, आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं कि बापू की हत्या आपने की? इमरजेंसी पर आज पूज्य, आज आप बताइए, आज बापू को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूज्य पिता कहा। आज बापू के समाधि पे विश्व से जो भी आते हैं तो वह नतमस्तक होते हैं। तो आप गुणगान क्यों नहीं गाते हैं? आप कांग्रेस के भूत से क्यों भागना चाहते हैं? अमित जी बार बार आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक चीज और है, अमित जी अपनी बात आप कहिएगा, लेकिन उसमें एक सवाल आज से बात करें ना अमित जी, उसमें एक सवाल ये भी कि आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि नेहरू जी की लेगेसी को खत्म करने के लिए, उस पर काला दाग लगाने के लिए आप लोग इस तरह की कवायद करते हैं, और उसी क्रम में ये चर्चा जो चल रही है वो भी एक कवायद है। आनंद जी, आपने जितना समय कांग्रेस को दिया है, हाँ, आप बोलिए, में उनकी सीटें भी नहीं है। नहीं, 14 साल से ठीक है, आप बोलिए, आप सारा चैनल बिका हुआ थोड़ी है। देखिए कुछ चैनल आनंद जी, इन्होंने कहा कि आपका योगदान क्या है स्वतंत्रता संग्राम में, आपका योगदान क्या है। तो मेरा तो ये मानना है आनंद जी कि इस देश के बच्चे का उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा मत कीजिए ना, अपनी बात बताइए, अपनी उनकी बात हो जाए, फिर आप उस पर आपके पार्टी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप जो बोल रहे थे गलत बोल के निकल रहे हैं। नहीं, वो आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे क्या? मैं सत्य बोल रहा था। मैंने टोका नहीं, मैंने आपका सम्मान किया। शुरुआती गलत है, मैंने नहीं टोका आपको, मैंने आपका आपसे जवाब सम्मान लेंगे, आपसे ये शिष्टाचार होता है, अमित जी अपनी बात, बुनियादी ये बात ही गलत है। शिष्टाचार होता है, चर्चा करने का ये शिष्टाचार होता है, ये सम्मान दिया अमित जाता जी है। अपनी बात, हाँ, अगर आप उसको गलत तरीके से सम्मान ले लीजिएगा ना, चैनल पे झूठ बोल के मत नहीं, निकलिए ना। सर वो नहीं, अपनी बात उनको रखने दीजिए, फिर आप उसको काटिएगा। मैं चलता हूँ आनंद जी, आप इनसे चर्चा कर लीजिए। अगर आपको उन्हीं से चर्चा करनी तो बैठा के आप उनसे चर्चा कर लीजिए। मेरा नमस्ते। बोलिए अमित जी, बोलिए। जी आनंद जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा तो ये मानना है कि इस देश के बच्चे का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। अगर इनका मानना है कि केवल एक पार्टी का, केवल एक परिवार का उसमें योगदान है, तो ये इनकी निम्न बुद्धि का ये परिचय दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। उच्च स्तरीय ओछी बात कर रहे हैं आप। उनकी बात मैंने तो कांग्रेस की बात ही नहीं करी है। मिनट पूरी हो जाने दीजिए, आप अपनी दूसरी बात इन्होंने कहा कि गांधी जी की हत्या में किसका हाथ था। तो देखिए, राहुल बाबा इनके माफी मांग चुके हैं कान पकड़ के, चाहे वो सावरकर जी का मुद्दा हो या गोडसे का मुद्दा हो, राहुल बाबा कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। तो अगर ये इस बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आनंद जी, आपको इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने विरोध नहीं किया। खैर, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, थोड़ा सावधान रहें। दूसरी बात, देखिए आनंद जी, क्या हमने राजीव गांधी का सर्टिफिकेट देखा है क्या? सोनिया गांधी जी का सर्टिफिकेट देखा है? या राहुल बाबा का सर्टिफिकेट देखा है? या प्रियंका गांधी जी का सर्टिफिकेट? किसी का सर्टिफिकेट हम किसी ने इस पूरे देश में, या देश छोड़िए, इस पैनल में ही किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो किसी के सर्टिफिकेट पे अगर हम जाएंगे तो आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे साकिर खान साहब, तो चुपचाप शालीनता से सुनने का काम कीजिए। आनंद जी, आपने कहा लेगेसी की बात, तो देखिए, फिर आप अगर नहीं, अपनी उनकी बात पूरी हो जाए। ये कोर्ट भी इनको बताते हैं, अभी हम धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी आप दे रहे हैं, धमकी नहीं चलने वाला। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। धमकी नहीं चलेगा। आप अंग्रेजों के सामने तो मुखबिर बन गए,
आज आपस में लड़ना लड़ाना आपका काम है। कोर्ट मुझे मत समझाइए, कोर्ट मत समझाइए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। बापू की हत्या आरएसएस के द्वारा किया गया, मैं बार बार कहूंगा। देखो आप कौन सा कोर्ट लाते हैं, कोर्ट आपके पॉकेट में है क्या? कोर्ट ने कई बार जूता मारा, आप कान पकड़ने की बात कर रहे हैं। किसानों के मामले में मैं कोर्ट पर गया, 850 किसान नहीं। देखिए आनंद जी, अब इनको चुप कराना आपका काम है। स्टूडियो में बैठकर कांवड़ यात्रा में आपको कोर्ट ने जूता मारा, आप क्या बात करेंगे? कोर्ट की बात आप करेंगे? आनंद जी, इनको चुप कराइए, बकवास कर रहे हैं। ये चैनल आपका बिका हुआ नहीं है। दूसरी बात, लिमिट में रहिए। शाकिर अली जी, जरा उनकी बात हो जाने दीजिए ना। आपको समय हम दे रहे हैं ना जवाब देने के लिए, जिस तरीके आपको से समय दे रहे हैं ना। वो ये बोल कह रहे रहे हैं हैं कि आपने इतना आरोप लगाया, इतने सवाल पूछे, वो तो जवाब दें। जवाब देंगे नहीं, तभी तो इन्होंने फिर आपके पास आएंगे। नहीं वो इन्होंने वो कहा जवाब कि अपने नेहरू हिसाब से गांधी देंगे ना। आप आपके जो कहेंगे वो प्रश्न तो पे नहीं मैं आता हूं। बोलेंगे, या वो जो कहेंगे वो आप नहीं बोलेंगे। अमित जी, देखिए, सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आनंद जी, मैं तो यही समझता हूँ कि सच अगर सुनने की किसी के में हिम्मत नहीं है तो वो कायर इंसान है, बुज़दिल इंसान है। देखिए, इन्होंने कहा कि नेहरू की समीक्षा करने की, तो नेहरू जी किस हैसियत से वंदे मातरम की समीक्षा करने के लिए बैठे थे? किस हैसियत से बैठे थे? जरा कोई बताए मुझे यहाँ पर। क्या उनकी हैसियत थी कि एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त के गान की समीक्षा करने के लिए वो बैठे? तीसरी बात, जिस तरीके से उस समय जिन्ना को नहीं रोका गया, जिन्ना को अगर नेहरू जी ने कड़े शब्दों में बोला होता कि ये बकवास बंद करो जिन्ना, तो आज जिन्ना के मुन्ना को आज यहाँ पर चिल्लाना नहीं पड़ता। अगर नेहरू जी ने उस समय कड़े शब्दों में इसका विरोध किया होता, तुम्हारे बाप का नाम जिन्ना होगा। जिन्ना का मुन्ना किसे यहाँ पर बैठ के चिल्लाना नहीं पड़ता। आज अगर नेहरू जी ने कड़े शब्दों में उस समय जिन्ना को लताड़ा होता, कोई नहीं इस तरह के आप दोनों लोगों में से कोई नहीं। प्लीज व्यक्तिगत हिसाब से किसी पर नहीं, कोई आपत्ति, व्यक्तिगत ढंग से नहीं, व्यक्तिगत आरोप पर नहीं। प्लीज व्यक्तिगत तौर पर नहीं, किसी के साथ भी। हम लोग बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गंभीर, अरे क्या शाकिर अली जी, ये क्या है? जिन्ना इनके बाप होंगे। नहीं किसे कह रहे हैं? ठीक है, हम जा रहे हैं। सौरभ झा जी। दूसरी बात, केवल एक बार नहीं आनंद जी, केवल एक बार नहीं, 2009 में 3 सितंबर में देवबंद के जमीते उलमा हिंद के 30वें जनरल अधिवेशन में इसका विरोध किया था। उसके बाद 2019 में आप पियो ना गौमूत्र, कौन मना कर रहा है? आप खाओ ना गोबर, आपको मना कोई कर रहा है क्या? क्या बात आप कर रहे हैं शाकिर? क्या बात आप कर रहे हैं? आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, नेशनल पार्टी के नेता के तौर पर उसकी जिम्मेदारी आप समझ नहीं रहे। आप कौन से हल्की बात इतनी कर रहे हैं? नहीं आप क्या यही नहीं, एक मिनट। शाकिर अली, क्या कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है क्या कि आप लोग डिबेट में जाके डिस्टर्ब कीजिए? नहीं, क्या ये कांग्रेस की नीति है क्या? ये कांग्रेस की रणनीति है क्या कि डिबेट को डिस्टर्ब करना? नहीं, ये नहीं। प्लीज। अरे शाकिर अली जी, क्या ये कांग्रेस की रणनीति होती है क्या कि डिबेट को डिस्टर्ब करें हम? कांग्रेस की रणनीति नहीं, ये तरीका नहीं होता ना, एकदम ये तरीका नहीं होता। शाकिर अली, ये तरीका नहीं होता, आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप एकदम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन क्या बोलेगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे और नहीं ये डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप क्या बोलेंगे। नहीं, आप अपने समय में आप उसका जवाब दीजिएगा। आप कैसे डिसाइड कर देंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? ये कैसे आप डिसाइड कर देंगे? आप अपना तर्क अपने समय में देंगे। ये तरीका नहीं है ना, ये पूरा का पूरा समय निकल जाता है इसी में। कोई आप उनकी बात, आपने जब अपनी बात रखी तो उसका जवाब वो देंगे और उसके बाद उसका जवाब आप दीजिएगा। अमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बात को पूरी करता हूं। मैंने ये कहा कि 2009 में पी चिदम्बरम ने भी इसका विरोध किया था देवबंद के 30वें अधिवेशन में। उसके बाद 2019 में भोपाल सेंट्रल के इनके एमएलए आरिफ मसूद, उन्होंने कहा कि शरिया कानून इनको ये इजाजत नहीं देता कि ये इस गीत को गाएं। तो क्या ये इस देश में शरिया कानून कहीं लागू है क्या? अगर हमारी जानकारी में कहीं लागू है तो ये तो मुझे नहीं पता कि इस देश में शरिया कानून चलता है। तो किस हैसियत से उन्होंने कहा कि शरिया कानून में से गीत को गाने की अनुमति नहीं देता? अगर आपको तय करना पड़ेगा कि आपको शरिया कानून के हिसाब से चलना है या संविधान के हिसाब से चलना है,
तो जब जब इस बात को कहा जाएगा, जिन्ना के मुन्ना को दिक्कत होगी और जिन्ना का मुन्ना हैकल करेगा, जिन्ना का मुन्ना सच सुनने नहीं देगा, जिन्ना का मुन्ना डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलिए और इसी सौरभ जी, सौरभ जी, तरीके से सौरभ जी, इन्होंने इस डिबेट में भी व्यक्तिगत परिचय तौर देने का पर काम कुछ किया नहीं, है। और इस तरह की भाषा से हम लोग को बचना चाहिए डिबेट में। आपस में बात हो रही है ना, तो किसी को भी, चाहे आप किसी को भी कर रहे हैं, हम जब मैं मानता हूं कि आप इधर नहीं है ये टिप्पणी, लेकिन जहां भी है वो उस तरह से बचना चाहिए। अमित जी, खैर सौरभ झा जी, ये सियासी एक स्ट्रोक है, इसके जरिए, वंदे मातरम के जरिए वोट को पोलराइज करने की एक और कोशिश, या जो हिस्सा हटाया गया था उस हिस्से को फिर से जोड़ने की एक कवायद। आपको क्या लग रहा है? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लीजिए सौरभ जी। अभी दोनों प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों ही रख रहे थे। मैं शाकिर अली भाई साहब से इनको सवाल बोलना जवाब देना चाहिए ना, चाहूंगा, ये भाजपा कम से प्रवक्ता कम बनना नहीं, गलत हो रहा है ये। एक मिनट, आपने जो सवाल अरे, उसका जवाब पूछे ना, अरे वो टिप्पणी करने लग अरे रहे हैं बोलने तो दीजिए नहीं, ना, नहीं, आप तो गलत- बोलने गलत ही नहीं दे रहे आप हैं। उनका- ये आपके साथ भाई, दिक्कत सवाल है आपका शाकिर है। अली। अरे नहीं, 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 बोलने दीजिए ना, आपके सवाल- आप क्यों के बीच में, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दोनों लोगों का तो दीजिएगा। आपके सवाल का अर्थ क्या है? जो अरे आपके हमारे जवाब सवाल नहीं का दे रहे। जवाब वो हमने डिसाइड करेंगे, नहीं, क्या नहीं, डिसाइड वो तो कीजिएगा, डिबेट ऐसे कैसे उनको होगा? देने दीजिए ना। दो वो प्रवक्ता अरे बात वो नहीं हो उनको पाएगी। बोलने दीजिए ना, आपके खिलाफ जो बोलेगा वो प्रवक्ता हो जाएगा किसी और का। नहीं, हमारे खिलाफ अरे नहीं, ठीक है, उनको बोलने दीजिए ना, उनको पहले बोल, वो तो पहले बोले, अभी तो क्या बोल रहे हैं अभी तो आपने सुना ही नहीं। उनके पार्टी के खिलाफ अपक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं तो अपनी उन्होंने बात बोलना कर ही रहा हूँ। शुरू नहीं किया। यदि अभी की सत्ता की सरकार यदि इस 150 वर्ष वंदे मातरम को मनाना चाह रही है तो उसमें क्या गलत है? इतिहास को जानने का हक किसको नहीं है और इतिहास बनाने का हक किसको नहीं है? यदि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार इसी में भी अपना इतिहास बनाना चाहती तो बनाना चाहिए। और ये वोट पोलराइजेशन की बात नहीं है। आज की पब्लिक इतनी पागल नहीं है, क्योंकि आपने बिहार इलेक्शन का नतीजा सामने देख रखा है, इससे पहले दिल्ली की इलेक्शन में उसका नतीजा देख रखे हैं। आज का वोट और मतदान जो होता है वो विकास के नाम पे होता है। वंदे मातरम ये सारी इशू जो लाई गई है वो 150 वर्ष सेलिब्रेशन के नाम पे लाई गई है, और जो कुछ हिस्से नेहरू जी ने जिन्ना के कहने पे हटाया था, यदि ऐसा सहमति, आपसी सहमति बनता है, यदि जोड़ दिया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी यहाँ पे। और हम तो आपको ये भी बोलना चाहेंगे, 150 वर्ष के बाद यदि इस बात को लाया ही गया लोकसभा और राज्यसभा में, 10 घंटे की टाइम भी दी गई, तो सबसे बड़ी बात है कम से कम इसके बहाने भी तो नेहरू के नाम कम से कम 100-150 बार लोकसभा में लिया जा रहा है। आपने तो इतिहास बनाया ना, आपको तो गर्व करनी चाहिए। और बीजेपी और एनडीए की सरकार भी आपके इतिहास से ही इतिहास और भविष्य बनाना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? और हर एक चीज को आप वोट पोलराइजेशन के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। और इतिहास को जानने का हक सबको है, और इतिहास के टाइम में नेहरू जी का क्या परसेप्शन था, उन्होंने ऐसा किया ही तो कुछ गलत नहीं किया, उसमें सुधार हो जाती है तो अच्छी बात है। और हम तो ये जानते हैं ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बंकिम चंद्र चटर्जी को के लिए होगा, जो 1857 में एक फर्स्ट जो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें उनके द्वारा जो योगदान था उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र का एक हिस्सा है या अनावश्यक विवाद, जो कि शाकिर साहब कह रहे हैं? ये स्वस्थ लोकतंत्र का, क्योंकि विचार विमर्श होना चाहिए, पक्ष विपक्ष होनी चाहिए। शाकिर साहब या बीजेपी के लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं और सबका अपना परसेप्शन होता है, लेकिन इससे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो रहा है और इससे हर लोगों को सीखने को मौका मिल रहा है। जो आज के यूथ है उनको भी पता होना चाहिए इस वंदे मातरम तो ये क्या आज की चर्चा से आपको लगा कि आज की जो पीढ़ी है उसको कुछ जानकारी मिली होगी? बहुत आनंद विजय भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात है। आज के पीढ़ी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में अंतर नहीं पता है। कम से कम इस तरह के चर्चा होने से ये अंतर पता चलने लगी है। लोगों युवाओं के बीच में एक अलग तरह का संदेश जा रहा है, और इतिहास जानने का हक तो सबको है। हम तो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी को भी फायदा है, कम से कम ये तो पता चल रहा है इन्होंने इतिहास के पीछे कितना काम किया है। इनकी पार्टी तो वो भी बताने के लिए आज के युवा के सामने नहीं खड़ी है।
हम तो ये तो बीजेपी इनके लिए अच्छा काम कर रही है। इस तरह की चीजों को लोकसभा और राज्यसभा और दिक्कत क्यों है देश के शाकिर जी? आप विभिन्न लोग तो हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में है, कई किताबें नेहरू जी ने भी लिखी और भी कई कांग्रेस के नेताओं ने, उस दौर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने लिखी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नई पीढ़ी को जानकारी भी मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने तो बताया, उसकी आलोचनाएं भी होंगी पक्ष और विपक्ष में, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि सौरभ झा साहब अध्यापक भी हैं, प्रोफेसर हैं, शायद किसी कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, इन्हें पढ़ाना चाहिए, इनका काम इन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं भी, हमारे भी गुरु राधानंदन झा रहे हैं जिन्हें राज पुरोहित कहा जाता था, बड़े सीनियर लीडर रहे हैं। लेकिन पहले के लीडर जो होते थे, बच्चों को, नौजवानों को भविष्य की बात, वर्तमान की बात करते थे। ना तो इनका कहीं योगदान रहा, ना आज़ादी में रहा। आज ये जो आप बता उसी रहे हैं- योगदान पर नहीं, मैं आप बता उसी दूं- योगदान पर जा रहे हैं। अरे बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, चीज़, ये आज़ादी ये कुछ नहीं है। आज़ादी कुछ छोटी सी चीज़ थी, इनके लिए छोटी सी चीज़ थी क्योंकि इन्होंने कुर्बानियां नहीं दी हैं। आज ये एक लाइन का अमेंडमेंट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि किसी चीज़ में अमेंडमेंट करके लिख दिया जाए कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, वो अल्लाह अकबर बोलें, किसी भी सेकुलरिज्म इसी को कहते हैं। जब आप ये कहते हैं, यही बता, जब आप ये मुझे कहते हैं बोलने नहीं कि- दे रहे हैं, आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। नहीं, आप मैं बोलिए, लेकिन बताना चाह रहा हूं आप वहीं कि पर शाकिर उसी जगह अली पर ने- अटके हैं जहां पर आपने शाकिर शुरू अली किया ने था। ना तो किसी को जय श्री राम कहने से रुकने को कहा है, ना मैं किसी को अनुमति देता हूं कि मुझे अल्लाह अकबर कहने से रोके। क्यों उस हिस्से को निकाला गया जिसमें दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं का था? उस हिस्से को क्यों निकाला गया? इस पर आप कुछ बताएंगे? मैंने बार बार कहा, नहीं, इस पर आप बताएंगे। एक शब्द में मैं कहूंगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। क्यों निकाला गया? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये सीधा सीधा नेहरू जी पर कहा जा रहा है, तो उनके ऊपर ये जो आप शेर कह रहे हैं, ये उनके ऊपर लागू होता है या नहीं? आजादी में सबका योगदान नहीं, रहा उनके है। ऊपर, एक मिनट, धार्मिक आपने जो शेर देश किया, को एक धर्म का नहीं कहना है, एक रंगा नहीं कहना है। वो अपनी मैं बार बार कविता कह लिख रहा रहे हैं हूं ना भाई। देश तिरंगा का है, अरे वो देश एक गुलदस्ता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कविता लिखी, उनकी अपनी उस सोच कविता थी। को लोगों ने स्वीकार किया। जिस कविता के बारे में गांधी जी ने जो कहा वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा, उसमें से उस हिस्से को निकाला गया। तो आप ये कह रहे हैं एक शेर, क्या वो शेर उधर भी लागू होता है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है? ये शेर सबके ऊपर लागू होता उनके ऊपर भी है ना? सबके ऊपर लागू उनके होता ऊपर भी है ना? सबके ऊपर होता है, उनके ऊपर भी है ना? सभी ने अमित शहादत, जी, सभी ने शहादत अमित नहीं, जी, नहीं, अमित जी बोलने तो दीजिए। आपको जवाब शायद मिल गया होगा। ऊपर लागू नहीं होता है, ये मैं तथ्यों के आपको साथ जवाब मिल गया होगा। जिन्ना के मुन्ना जी यहाँ बैठे हुए इन पर लागू नहीं होता है। जिन्ना के औलाद नहीं, आप नहीं, होंगे, नहीं, अपने नहीं, पिता का नाम डाल बोलिए ना। आपको तो जवाब मिल गया होगा ना? जिन्ना आपके पिता हैं, नहीं, 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 उनके पूर्वज को ढूंढिए नहीं, ना। इस तरह की भाषा नहीं, उनके प्लीज, पूर्वज प्लीज, कौन है, ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा। अमित जी, आपको भी और आपको अगर शाकिर DNA साहब, कोई नहीं इस तरह की भाषा की नहीं। चलिए अब ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अली साहब आपका, शुक्रिया अमित जी आपका भी, और शुक्रिया डॉक्टर सौरभ झा आपका भी। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।